Hello everyone, how are you? Hello ma'am. What about you? I'm also fine बेटा, and you are most welcome in this session. देखिए, आपको जैसा कि ध्यान होगा, हमने लास्ट क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट किया था हिस्ट्री का, इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? नए राजाओं के बारे में। नए आपकी राजा आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी जाने लगेगी प्रॉपर आवाज। यस, तो देखिए हमने लास्ट क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट किया था, इस चैप्टर में हमें किंग्स के बारे में पढ़ना था और ट्रैवलर्स जो इस टाइम पे आए। ट्रैवलर्स कौन थे? पिलग्रिमेज, तीर्थयात्री, जो किसी धर्म से अफेक्ट होके, यहाँ धर्म से इम्प्रेस होके यहाँ पर इंडिया में आए थे। तो हमें उनके बारे में अभी पढ़ना है, अभी हमने पढ़ा नहीं है फिलहाल। तो ट्रेडर से चैप्टर स्टार्ट किया था। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं पिछली क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यस, तो देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? व्यापारी जो कि शुरुआत से ही आते थे, और जिसका बेस्ट एग्जांपल है नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर। ये रोम में भी मिला है और हमारे इंडिया में भी मिला है, जो ये इंडिकेशन देता है कि या तो वो रोम में बनाए गए होंगे, इंडिया में व्यापार करके लाया गया होगा, या फिर इंडिया में बनाया गया होगा और रोम में भिजवाया होगा। दूसरी चीज देखिए, और एक और चीज बताई है कि जो साउथ इंडिया है हमारा, दक्षिण का पार्ट, वो स्पाइसेस के लिए काफी ज्यादा फेमस था। इवन मैंने आपको ये भी बताया था कि जो वास्को डी गामा आए थे वो भी मसालों के लिए आए थे। वो भी पुर्तगाल से इंडिया किस लिए आए थे? तो देखिए, अब कोई बेवजह तो इतनी लंबी यात्रा करेगा नहीं। उन्होंने मसालों के बारे में सुना था कि इंडिया में बहुत सारे मसाले होते हैं, इसलिए वो मसालों की ही खोज में इंडिया आए थे, पुर्तगाल से इंडिया तक। अब देखिए और क्या पढ़ा था हमने? न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट। तो तटीय इलाकों पर कौन कौन से इलाके थे? अब तटीय इलाके क्यों बताया आपको? देखिए यहाँ पर कोस्टल इलाकों के बारे में क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमें इसमें व्यापारियों से शुरू किया गया है। तो व्यापारी के आने का मतलब कि सबसे पहले जो किंगडम कोस्टल एरिया में होंगे उन्हीं पर असर होगा व्यापारियों का। तो उस टाइम पे कौन कौन से राजा थे जो कोस्टल एरिया पे शासन कर रहे थे? तो यहाँ पर हमने पढ़ा था थ्री चीफ, जिन्हें मूवेंदर कहा जाता था, जिसकी मीनिंग क्या होती है? थ्री चीफ, जिसमें 3 राजवंशों के नाम दिए हैं, चोल, चेर एंड पांड्यास। तो इसमें से जो चोल अंपायर है ये काफी पावरफुल रहा था, जिसके बारे में आपको 7th क्लास में पढ़ना भी है। इसके बाद और क्या बताया था मैंने आपको? इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मतलब इनके टोटल 6 सेंटर थे, लेकिन 6 में से 2 काफी ज्यादा पॉपुलर थे। फर्स्ट इज पुहार, कावेरीपट्टनम, और दूसरा मदुरई, जो कि पांड्यों की राजधानी थी। अब एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि ये लोग किले बनवाने पर उतना ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। जो भी इन्हें मिलता था, ये सबसे पहले तो डिमांड करते थे लोगों से कि आप हमारे लिए गिफ्ट लेके आओगे, और जो भी इन्हें मिलता था ये अपने आसपास रिलेटिव्स में खर्च कर देते थे। इनके दरबार में जो व्यापार कवि वगैरह रहते थे उन्हें दे देते थे, दान कर देते थे इधर उधर। ये ज्यादा किले वगैरह बनाने में बिलीव नहीं करते थे। चलिए, अब आज क्या शुरुआत करनी है हमें? द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। अब सिल्क आज के टाइम पे रेशमी कपड़ा बहुत महंगा माना जाता है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है, उसमें शाइनिंग होती है। देखा है ना सभी ने रेशमी कपड़ा, जो इस्लाम धर्म में काफी ज्यादा पॉपुलर था अकबर के टाइम पे। तो अब हमें सिल्क रूट की कहानी पढ़नी है। तो इस सिल्क रूट पढ़ा क्यों आखिर, ये भी हमें इस यहाँ पर इस पैराग्राफ में पढ़ना है। तो सभी ध्यान से सुनेंगे, ओके? क्योंकि हमें भी पता लगना चाहिए ना कि सबसे पहले कहां पर रेशम बनाया गया था। आज के टाइम पे तो सब जगह पॉपुलर है, बट शुरुआत कहां से हुई थी? तो द रिच ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ स्ट्रक्चर मेक इट्स हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटी। तो सबसे पहले देखिए, ये शाही कपड़ा है, इसमें अट्रैक्शन होता है, इसमें चमक होती है, जिस वजह से इसे शाही कपड़ा माना जाता है। और मोस्टली जो राज वंश होते थे वो यही पहनते थे। अकबर के दरबार में अधिकतर लोग यही पहनते थे। ग्लॉसी कलर ऑफ सिल्क। अब सिल्क का जो कलर होता है वो भी काफी अट्रैक्टिव सा लगता है। इसका स्मूथ टेक्सचर होता है, बहुत ही मुलायम होता है ये। तो इन सभी कारणों से इसकी जो वैल्यू थी वो काफी हाई थी। मेकिंग सिल्क इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अब सिल्क को बनाना भी काफी कॉम्प्लिकेटेड था। Raw silk has to be extracted from the cocoon of silkworm, spun into thread and then woven into cloth. फिलहाल सिल्क वॉर्म के बारे में आप पढ़ चुके होंगे साइंस में।
पढ़ चुके हैं ना कैसे बनाया जाता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखिए जो सिल्क, पहले कोकून से सिल्क निकालना, फिर उसको थ्रेड बनाना, फिर उसके बाद उसके कपड़े बनाना, तो दिस इज सो वेरी डिफिकल्ट टास्क। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना, ये मैंने आपको कल भी बताया था अगर याद हो तो। सबसे पहले Yes, ma'am. चाइना के लोगों ने रेशम का कपड़ा बनाना सीखा था, यानी कि सबसे पहले उन्हीं ने रेशम ढूंढा और कपड़ा भी बनाया, आज से लगभग 7000 साल पहले। तो आज से लगभग 7000 साल पहले वो लोग सिल्क बनाना खोज चुके थे, उन्हें सिल्क बनाने की टेक्निक आ गई थी। While the method remained a closely guarded secret for thousands of years, लेकिन हजारों सालों तक उन्होंने दुनिया से छुपाए रखा। और इसका कारण ये क्योंकि वो चाहते थे कि हम रेशम बनाए, पूरी दुनिया में किसी को पता ना लगे, हम अपना वाला रेशम बेचें, और लोग जब बना नहीं पाएंगे तो कितनी भी ज्यादा हम लोग हाई रेट बताएंगे वो खरीद लेंगे, है ना? Yes, ma'am. तो यही सब सोच के चाइना ने और किसी के सामने ये सीक्रेट जाहिर नहीं किया कि रेशम को बनाया कैसे जाता है। अब some people from China who back to distances land on foot, horseback and on camels carried silk with them। अब देखिए चाइना से ऐसा नहीं है कि वो लोग बताएंगे नहीं तो बेचेंगे भी नहीं, बेचने तो जाते ही थे, अपने देश में बनाते थे और दूसरे एरिया में बेचते थे। तो कैसे जाते थे? या तो पैदल जाते थे, जो पास के देश थे वहां पर पैदल चले गए, सॉरी पास के इलाके में। जो अगर किसी दूसरे देश में जाना है तो यहाँ वहां पर घोड़े पर बैठ के, ऊंट पर बैठ के जाते थे। तो जिस रास्ते से ये लोग रेशम को लेके बेचने आते थे उसी रास्ते का नाम क्या पड़ गया था? सिल्क रूट, क्योंकि लोगों को सिल्क तो पता नहीं था कैसे बनाया जाता है उनके लिए, लेकिन ये एक अनोखी चीज थी। तो जिस रास्ते से होकर भी ये रेशम के व्यापारी गुजरते थे उसी रास्ते का क्या नाम दे दिया गया था? सिल्क रूट। ओके, मतलब चाइना से इंडिया तक होके जो रास्ता आया दिस इज नोन एज सिल्क रूट। अफगानिस्तान तक जो गया होगा वो भी सिल्क रूट। तो इस रास्ते से रेशम आया, क्योंकि रेशम बनाने की तकनीक नहीं मालूम हमें, लेकिन वो रास्ता फेमस है जिस रास्ते से सिल्क चल करके आता है हमारे पास तक। तो ये रास्ता जहां से ये व्यापारी, चाइना के व्यापारी रेशम को बेचने आते थे, इसी का नाम क्या पड़ गया था? सिल्क रूट। Sometime Yes, ma'am. Chinese rulers sent gift of silk to rural in Iran and West Asia, and from there the knowledge of silk spread furthest west about 2000 years ago। देखिए अब जो चाइनीज रूलर हैं, चाइना के शासक, ये गिफ्ट भिजवाते थे ईरान के शासकों के लिए, वेस्ट एशिया के शासकों के लिए, और धीरे धीरे फिर क्या हो गया, रेशम की जो बनाने की टेक्निक है वो भी पता लग गई लोगों को। लेकिन ये हुआ कब? आज से लगभग 2000 साल पहले। यानी कि देखिए चाइना में कब आविष्कार हुआ है? 7000 साल पहले। बाकी लोगों को कब पता लगा? 2000 साल पहले। 5000 सालों तक किसी चीज को सीक्रेट बनाए रखना कितनी बड़ी बात है ना? Yes, ma'am. तो चाइना ने सिल्क बनाने की जो प्रोसेस थी उसे सीक्रेट रखा था। फिलहाल आगे चल के बाकी लोगों को भी इसका बनाने की टेक्निक पता लग गई। वेयरिंग सिल्क बिकम द फैशन अमंग्स रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम। अब रोम की अगर बात करें तो वहां पर भी शाही घराने में रेशम ही पॉपुलर था, लोग रेशमी कपड़े ही पहनते थे, राजवंश की निशानी थी रेशमी कपड़े। It was very expensive as it had to be brought all the way from China। तो पहले के टाइम पे देखिए बहुत ही कीमती था और एक ही तरीका था इसे मंगाने का, ये चाइना के लोग ही बनाते थे, इसे चाइना से ही आता था। Along dangerous roads through mountains and desert, people living along the route often demanded payments for allowing traders to pass through। अब सिल्क रूट इतना ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों था उस टाइम पे? क्योंकि इस रास्ते से सिल्क आता था, सबसे पहली चीज तो यही। दूसरा, इसे लोग बनाना नहीं जानते थे। तीसरा कि ये यहाँ से जो रास्ता था चाइना तक जाने का वो काफी ज्यादा डेंजरस रोड थी, यहाँ पर काफी सारे पहाड़ थे, डेजर्ट भी पड़ता था। दूसरा, जितने लोग यहाँ पर बस रहे थे ना इस बीच रास्ते में, वो लोग डिमांड भी करते थे कि हम तुम्हें जब ही आगे जाने देंगे जब तुम हमें कुछ पेमेंट दोगे। तो इन सभी कारणों से सिल्क रोड फेमस हो चुका था। ओके, Yes, ma'am. देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लुक एट मैप 6 पेज नंबर 76 से 77, ये फिलहाल पिछले चैप्टर में है। which show the silk route and its branches। some kings tried to control large portions of the route। अब अधिकतर राजाओं की कोशिश क्या थी कि हम इन
रोड पर अधिकार कर लें। अगर अधिकार हो जाएगा ना तो जितने व्यापारी वहां से गुजरेंगे वो हमें फ्री में दे देंगे। तो इसलिए अधिकतर राजाओं की चाहत क्या थी उस टाइम पे कि हम सिल्क रूट पर अधिकार कर लें। दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, तो वो टैक्स ले सकते थे वहां से, ट्रिब्यूट एंड गिफ्ट भी कलेक्ट कर सकते थे व्यापारियों से जो भी इस रास्ते से होकर के गुजरते। इन रिटर्न they often protected the traders who passed through their kingdom from attack by robbers। दूसरा एक चीज और उन्हें फायदा होता था, क्या फायदा, जितने भी व्यापारी यहाँ से गुजरते थे वो उन्हें ये विश्वास दिलाते थे कि बाकी तुम पर कोई अटैक नहीं करेगा, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, जो भी तुम पर अटैक करेगा हम उससे लड़ाई कर लेंगे। तो अब हमें ये पढ़ना है कि हमारे इंडिया में कौन ऐसा रूलर हुआ था इस सब कंटिनेंट पे जिसका अधिकार सिल्क रूट पर था। ओके, तो द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर who controlled the silk route were the कुषाण। तो कुषाण शासक थे जिन्होंने सिल्क रूट पर अपना अधिकार कर रखा था। वो रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया, वो मध्य भारत में थे, एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, भारत के नॉर्थ वेस्ट की तरफ, उत्तर पश्चिम भारत में, अराउंड 2000 ईयर्स अगो, आज से लगभग 2000 साल पहले। तो देयर टू मेजर सेंटर ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा, और इनकी जो शक्ति थी वो दो मेन सेंटर में ज्यादा थी, एक तो पेशावर में और दूसरी मथुरा में। तक्षशिला वाज आल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम, अब तक्षशिला भी इनके साम्राज्य का ही एक हिस्सा था। ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट ऑफ द माउथ ऑफ द रिवर इंडस। अब इन्हीं कुषाण शासकों के टाइम पर ही सिल्क रूट का एक रास्ता, यानी कि एशिया में जो आने का रास्ता है वो सिंधु नदी की तरफ से भी होके गुजरता था। फ्रॉम वेयर सिल्क वाज शिप्ड वेस्टवर्ड टू द रोमन एम्पायर, और इसी रास्ते से यानी कि सिंधु नदी के बगल वाले रास्ते से ही सिल्क कहाँ भेजा जाता था, रोमन एम्पायर की तरफ, रोम में। द कुषाण वर अमोंग्स द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सबकंटिनेंट टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स, दीज वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट। तो कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, मतलब चलाए इन्होंने थे सबसे ज्यादा सोने के, सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले शासक कौन थे, कुषाण वंश। और ये सोने के सिक्के जो भी व्यापारी, जो ट्रेडर सिल्क रूट से होके गुजरते थे उनके पास मिले हैं, क्योंकि ये राजा क्या करते थे, उनसे उन ट्रेडर से वो रेशम खरीद के उसके बदले में उन्हें सोने के सिक्के दिलवाते थे। ओके, यस मैम। चलिए इतना लर्न हो गया सभी को। यस मैम। सबसे पहले सिल्क कहाँ इन्वेंट हुआ था, चाइना में, आज से 7000 साल पहले। बाकी एरिया में कब हुआ मैम 2000 साल पहले। मैम 2000 साल पहले। चलिए और क्या पढ़ा था हमने। अब आगे ये भी पूछा जा सकता है कि रेशम क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसका जो शाइनी अपीयरेंस है, इसका टेक्सचर, दिस इज अमेजिंग बिकॉज और किसी कपड़ों में इस टाइप की क्वालिटी नहीं मिलती। अब कैसे आता था चाइना से ये डिस्टेंस लैंड तक, तो बाय फुट, हॉर्सबैक एंड ऑन कैमल्स। यस। चलिए भी नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। यस, अब हमें पढ़ना है द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अभी हम कुषाण शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब इन्होंने कौन से धर्म को अपनाया, हमें उनके धर्म के बारे में भी पढ़ना है। तो ये बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है। कुषाण शासक जिनका कहाँ अधिकार था, सिल्क रूट पर, ये कौन से धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को। तो द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वाज कनिष्क। अब अगर ये पूछा जाए कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा हुआ था, तो कनिष्क हुआ था। वो रूल्ड अराउंड 1900 ईयर्स अगो, जिसने आज से लगभग 1900 साल पहले शासन किया। He organized a Buddhist council where scholars met and discussed important matters। तो इन्होंने एक बौद्ध संगीति बुलाई थी, बौद्ध सभा, जहां पर बौद्ध धर्म के काफी सारे स्कॉलर्स मिल करके इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन करते थे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट दिया है अश्वघोष। तो ये एक पोइट हैं जिन्होंने भगवान बुद्ध की जीवनी लिखी है, बुद्ध चरितम। भगवान बुद्ध की जीवनी के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कहाँ उपदेश दिया, उनकी डेथ कहाँ हुई, उन्होंने कौन कौन से उपदेश दिए थे, एवरीथिंग। तो बौद्ध चरितम किसने लिखी है, अश्वघोष ने। ये याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आज भी, और ये जो बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
तो ये याद रखना है। बौद्ध चरितम किसने लिखा था? अश्वघोष ने। और ये एक पॉइंट थे किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। ठीक है, याद रहेगा इतना। यस मैम। इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में लिखा है बौद्ध चरितम? तो माँ से ही पता लग जाता है हमें, संस्कृत में। संस्कृत में ही लगा रहता है ना आगे, माँ माँ करके। आप लोग पढ़ रहे हैं, इतना तो क्लियर हो गई। तो बौद्ध Yes, ma'am. चरितम Yes. ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? संस्कृत में। चलिए अब हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। उस टाइम पे बौद्ध धर्म किस टाइप से प्रचलित था? तो अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नॉन एज महायान बुद्धिज्म। तो बौद्ध धर्म की एक शाखा जिसका नाम है महायान, नाउ डेवलप्ड। दिस हैज टू डिस्टिंक्ट फीचर। Earlier the Buddha presence was shown in sculpture by using certain sign. For instance, his attainment of enlightenment was shown by sculpture of the people tree. तो बौद्ध धर्म की एक शाखा महायान, एक और थी हीनयान। इन दोनों में क्या डिफरेंट है ये याद रखना है। अभी मैं बताती हूँ फिलहाल आपको। इसमें यहाँ महायान के बारे में दिया है। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा में क्या कहा जाता था? इसके दो मेन फीचर थे। इसमें मूर्तियां ज्यादा नहीं यूज की जाती थी। भगवान बुद्ध की उपस्थिति किसमें दिखाई जाती थी? केवल कुछ प्रतीकों से। जैसे यहाँ पर भगवान बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ दिखाया गया है, जहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हें एनलाइटमेंट यही मिला था ना? कहां पर मिला था उन्हें एनलाइटमेंट? मैम पीपल के पेड़ के नीचे। मैम बौद्ध गया। बौद्ध गया में, यस वेरी गुड। तो बौद्ध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें एनलाइटमेंट मिला था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महायान शाखा में भगवान बुद्ध की तस्वीरों की पूजा करने के बजाय केवल कुछ प्रतीकों के माध्यम से भगवान बुद्ध की उपस्थिति दिखाई जाती है। ओके, तो नाउ स्टैचू ऑफ द बुद्धा वर मेड, मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा। भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां भी बनाई गई थी। अधिकतर जो मूर्तियां हैं वो हमें मथुरा से मिली हैं। कुछ तक्षशिला से भी मिली है, लेकिन सबसे ज्यादा मूर्तियां कहाँ से मिली है? मथुरा से। मथुरा। The second changes was a belief in bodhisattva. These were supposed to person who had attained enlightenment. Once they attained enlightenment, they could live in complete isolation and meditate in a place. However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. The worship of Buddhists became very popular and spread throughout Central Asia, China, and later Korea and Japan. देखिए अब आगे क्या बताया है? बौद्ध धर्म में एक और परिवर्तन आया। क्या? कुछ लोग बोधिसत्व कहते थे अपने आप को। तो बोधिसत्व कौन होते थे? देखिए अभी पहली चीज हमने पढ़ा है, बौद्ध धर्म के बारे में जितनी भी चीजें पढ़ोगे वो याद रखनी है, क्योंकि ये लास्ट पैराग्राफ है आज का, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। पहली चीज हमने क्या पढ़ी कि भगवान बुद्ध के बारे में बौद्ध चरितम, ये कनिष्क के टाइम पे किसने लिखा था? यस मैम अश्वघोष ने। कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? मैम संस्कृत। मैम संस्कृत। संस्कृत में, वेरी गुड। अब दूसरी चीज की हमने एक शाखा पढ़ी महायान। तो महायान में मूर्तियों पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। भगवान बुद्ध की उपस्थिति केवल कुछ प्रतीकों के माध्यम से दिखाई जाती थी। और यहाँ पर इसका एक एग्जांपल भी दिया है कि भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे बैठा दिखाया गया है। ओके अब अगर ये पूछा जाए कि भगवान बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्तियां कहाँ से मिली हैं, तो मथुरा से। ओके मथुरा से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो अब दूसरा परिवर्तन क्या आया था बौद्ध धर्म में? कुछ लोग अपने आप को बोधिसत्व कहते थे। तो बोधिसत्व की मीनिंग एक ऐसा व्यक्ति जिसे ज्ञान पाना है, और जब वो ज्ञान वन डे अटेन्ड एनलाइटमेंट, अगर उसे ज्ञान मिल जाएगा तो वो कंप्लीट आइसोलेशन में रहेगा, मतलब बिल्कुल अलग, अपने परिवार को छोड़ देगा, घर का त्याग कर देगा, घर से बाहर चला आएगा। उसे परिवार का मोह त्याग देना है। तो इसे कंप्लीट आइसोलेशन में रहना है, बिल्कुल अलगाव में, और एक जगह पर बैठकर ध्यान मग्न हो जाना है। बोधिसत्व वही लोग होते थे जो कंप्लीट एनलाइटमेंट लेते थे। ये लोग अपने घर से अलग हो जाते थे और मेडिटेट करते थे। इसके अलावा यानी कि अगर अब उन्हें टाइम मिले ध्यान से, अगर वो फ्री हो, तब क्या करते थे? वो घूम घूम करके बाकी लोगों को शिक्षाएं देते थे, भगवान बुद्ध के या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देते थे। ओके यस मैम। यस मैम।
तो देखिए जो बौद्ध धर्म है ये फिलहाल काफी पॉपुलर रहा था, हमारे भारत में तो रहा ही था, चाइना में भी और कोरिया और जापान में भी काफी पॉपुलर हुआ था। यस, अभी इसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा थी ये भी हम आगे पढ़ेंगे भी। बुद्धिज्म आल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया, तो ये भारत के पश्चिम और दक्षिण में भी फैला था। वेयर डोजन ऑफ कैव वर होलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर द मॉन्क टू लिव इन, जहां पर काफी सारी गुफाएं पाई गई हैं, वो गुफाएं जिनमें भगवान बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे, मॉन्क रहते थे, भगवान बौद्ध धर्म के, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी, तो बहुत सारी गुफाएं मिली हैं हमें। Some of these caves were made on the orders of king and queen, इसमें से बहुत सारी जो गुफाएं हैं वो राजाओं और रानियों ने बनवाई है, क्योंकि वो लोग भी बौद्ध धर्म को मानते थे। अदर्स जो गुफाएं हैं वो मर्चेंट और फार्मर्स ने भी बनवाई है। These were often located near passes through the western घाट, तो पश्चिमी घाट की अगर बात करें, पश्चिम घाट के पास भी काफी सारी गुफाएं पाई गई हैं। Road connecting two prosperous ports on the coast with cities in the Deccan ran through these passes. Traders probably halted in these cave monasteries during their travel. तो ये जो गुफाएं हैं, जब भी कोई यात्री आते थे तो वो अपनी यात्रा के दौरान इन मठों में जरूर जाते थे घूमने के लिए। ओके, देखिए अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी है, ये वाली, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति, ये मथुरा से मिली है, और दूसरी ये कहां से मिली है, तक्षशिला से। चलिए अब आगे आते हैं। तो बौद्ध धर्म कहां कहां पॉपुलर हुआ था? श्रीलंका में, यहाँ पर तो मैंने आपको बताया ही था, अशोक ने, सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अगर आप लोग क्लास में ध्यान से पढ़ते होगे तो सारी चीजें ध्यान रहेगी, भूलेगा नहीं कुछ भी। दूसरी चीज, म्यांमार में फैला, थाईलैंड में एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया में भी। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नॉन एज थारवेद बुद्धिज्म आर मोर पॉपुलर इन दीज एरियाज। तो अगर आप आज के टाइम पे पूछा जाए बौद्ध धर्म, कौन सा बौद्ध धर्म प्रचलन में है, जैसे हमारे यहाँ के जो अनुयायी हैं, एक तो वैष्णव धर्म में होते हैं जो माता वैष्णो को मानते हैं, दूसरे कौन होंगे, शैव धर्म, भगवान शिव को मानने वाले। ऐसे ही जो बौद्ध धर्म है ना, इसमें भी भगवान बुद्ध के अलग अलग रूपों को माना जाता है। तो अभी हमने एक तो महायान पढ़ा था, दूसरे बोधिसत्व, तीसरे ये कौन है अब, थेरवेदा, जो आज के टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये लर्न हो गया इतना? Yes. चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको ये लास्ट टॉपिक रहेगा, इसके बाद आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा। तो ये जो तीनों ही टॉपिक हैं आपको ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि आज आपको क्वेश्चन बनाने हैं, और वो भी 15 क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक से, तो इसलिए ध्यान से सुनेंगे। अगर ध्यान से समझ जाओगे ना तो आपको अपने आप इजिली बना लोगे और सारी चीजें याद भी हो जाएंगी। चलिए अब जो लास्ट टॉपिक है, द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। क्वेस्ट का मतलब प्यास, इच्छा क्या थी? जो पिलग्रिम्स आए थे, तीर्थ यात्री आए थे किसी धर्म से पॉपुलर होके, उनकी इच्छा क्या थी? तो एज ट्रेडर्स जर्नी टू डिस्टेंस लैंड इन कारवा एंड शिप्स, पिलग्रिम्स ऑफन ट्रैवल्ड विद देम। तो जब व्यापारी आते थे ना, तो दूर दूर के इलाकों से कारवा में, जहाजों में, तो उनके साथ साथ कुछ ऐसे यात्री भी आते थे जो पिलग्रिम्स होते थे। अब इनके बारे में बताया भी है। तो पिलग्रिम्स आर मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नी टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। ये पिलग्रिम्स कौन होते थे? तो ये होते थे एक ऐसा यात्री जो किसी पूजा वाली भावना से, एक धर्म की इच्छा से, भक्त कह सकते हैं जिसे, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी धर्म की वजह से, किसी धर्म की वजह से अट्रैक्ट होकर के किसी एरिया में आया। तो हमारे एरिया में भी, हमारे इंडिया में भी ऐसे काफी सारे पिलग्रिम्स आए थे। अब इसमें से देखिए कौन कौन है। तो द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। तो इसमें से चाइनीज काफी फेमस हैं, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, जो बौद्ध धर्म को इतना ज्यादा मानते थे कि अपने आप को रोक नहीं पाए और इंडिया चले आए, ये देखने के लिए, क्योंकि भगवान बुद्ध की जो अधिकतर धर्म से जो जीवन की घटनाएं हैं वो इंडिया में ही हुई है, और यही कारण था कि ये लोग चाइना से इंडिया आए थे देखने के लिए कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया, उनकी डेथ कहाँ हुई थी। ये सारी चीजें उन्हें अपनी तरफ खींच लाई थी।
अब देखिए सबसे पहले कौन आया था, फाहियान। वो कम टू द सबकंटिनेंट अबाउट 600 ईयर्स अगो। तो सबसे पहले आए थे फाहियान, आज से 1600 साल पहले। दूसरा कौन आता है, स्वेन सांग। स्वेन सांग, आपको नाम याद रखना है, यहाँ पर XUAN लगाया है, लेकिन इसे पढ़ा क्या जाएगा, स्वेन सांग। ठीक है। यस अब ये कब आए थे, 1400 साल पहले। एंड दूसरे आते हैं इत्जिंग। ये कब आए थे, आज से 50 साल पहले। सॉरी, आज से 50 साल पहले नहीं, ये वेन सांग के आने के 50 साल बाद आए थे। यानी जब वेन सांग आए, वो चले गए चाइना लौट के, उसके 50 साल बाद ही आए थे इत्जिंग। तो ये 3 लोग आए हैं, पहले फाहियान, दूसरे स्वेन सांग, इसे ह्वेन सांग भी बोल सकते हैं आप लोग, तीसरा है इत्जिंग। ये 3 लोग आए थे। दे कम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। ये क्यों आए थे, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं को देखने के लिए, उस जगह को देखने के लिए जहां पर भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं हुई थी। अब ये यहाँ के जितने भी फेमस मॉनेस्ट्रीज थे, जितने भी मठ थे, वहां सभी घूम के आए। अब एक चीज और पढ़नी है, क्या इनका आना इंडिया के लिए अच्छा था? क्या ये आए और घूम के चले गए? तो अभी यही पढ़ना है इनके बारे में। तो ईच ऑफ दिस पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। अब इनमें से जो भी लोग आए ना, इन सभी ने अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। They wrote of the dangers they encountered on their travels, which often took years of the countries and the monasteries they visited, and the books they carried back with them. तो इन्होंने अपने यात्रा में लिखा है, अपनी यात्रा के बारे में, कि चाइना से इंडिया आते समय किन किन खतरों का सामना करना पड़ा, ये कहाँ कहाँ गए, कौन कौन से मठ में घूमने गए, अपने साथ कौन सी बुक उठा के लेके गए यहाँ से, ये भी लिखा है इन्होंने। तो जब ये आए थे तो ये अकेले नहीं चले गए, यहाँ पर इन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी काफी सारी किताबें ले गए थे अपने साथ। अब केवल किताबें ही ले गए थे या कुछ और भी लेके गए थे, ये हमें पढ़ना है। देखिए फाहियान का है यहाँ पर, फाहियान रिटर्न टू चाइना। तो फाहियान चाइना कैसे पहुंचा वापस? फाहियान जो कि सबसे पहले आया था, आज से 1600 साल पहले। तो फाहियान बिगन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल। इसने बंगाल से अपनी यात्रा शुरू की। ही बॉर्डर्ड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट्स। ये कुछ व्यापारियों के साथ जहाज पर जा रहे थे। दे हैड barely traveled from 2 days when they were cut in a storm. तो यात्रा के टाइम पे, मतलब पहले बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती थी, जहाज से 15 से 20 दिन या महीनों भर भी लग जाते थे यहाँ से दूसरी जगह जाने में। तो जब ये इंडिया से चाइना जाने लगे, वापस समुद्र से जा रहे थे, तो ये क्या बताते हैं कि केवल 2 ही दिन बीते थे कि अचानक से हमारा जहाज एक तूफान में फंस गया। द मर्चेंट बिगन थ्रोइंग देयर मर्चेंडाइज ओवरबोर्ड एज सो टू लाइटन द लोड एंड सेव द शिप फ्रॉम सिंकिंग। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बताया है कि जो व्यापारी थे ना, वो जहाज को हल्का करने के लिए अपना सामान उठा उठा के फेंकने लगे कि अरे सामान फेंक दो, कम से कम हम तो बचे रहेंगे, जहाज हल्का हो जाए, इसलिए वो सामान उठा उठा के बाहर फेंक रहे थे। अब फाहियान ने क्या लिखा है कि मैंने भी अपनी बहुत सारी पर्सनल चीजें उठा करके फेंक दी, बट clung to his books and the statue of the Buddha that he had collected. Finally the storm subsided after 13 days. अब इन्होंने देखिए क्या बताया है कि मैंने भी अपना सारा पर्सनल सामान फेंक दिया, लेकिन जो मैं किताबें लेके आया था भारत से और भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा, वो दोनों मैंने संभाल करके अपने पास ही रखी थी, उसे नहीं फेंका पानी में। फाइनली द स्टॉर्म सबसीडेड आफ्टर 13 days. अब ये क्या बताते हैं कि 13 दिन बाद तूफान रुका। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब द सी। अब इसने क्या बताया फिर, द सी इटसेल्फ इज बाउंडलेस इन एक्सटेंट। अब क्या बता रहे हैं कि जो समुद्र है वो ऐसा लग रहा है कि वो बाउंडलेस है, मतलब उस दूर दूर तक उसका किनारा खत्म ही नहीं हो रहा। इट इज इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट। समुद्र का रास्ता मतलब चारों तरफ से देखने पे यही नहीं पता लग रहा कि ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है, except by observing the sun, moon और stars in their motion. केवल दिशाएं कैसे पता लगा सकते थे हम लोग, सूरज को देख के, चंद्रमा को देख के और तारों को देख के। If it is dark, rainy weather, the only plan is to steer by the wind. और अगर कभी अगर मान लो आंधी तूफान वाला टाइम हो, और अगर मान लो आंधी तूफान वाला समय हो, तो किसके भरोसे चलना पड़ेगा फिर? हवा के भरोसे, कि जिस जगह हमें हवा के झोंके लेके जाए उसी झोंके में हम लोग बहते चले। तो ये अपनी यात्रा के बारे में देखिए उन्होंने क्या बताया है।
कि अगर मान लो दिन खराब हो तो केवल हमें हवा पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा, वो जहां लेके जाए, वो जिस डायरेक्शन में शिप को मूव करे उसी डायरेक्शन में हम लोग भी मूव होते रहेंगे। It took him more than 90 days to reach Java, where he halted for 5 months before boarding another merchant ship that it took him to China। देखिए अब आगे क्या बताया है, 90 दिनों की लंबी यात्रा करके ये जावा तक पहुंचे, जहां पर ये 5 महीने तक रुके, और भी उसके बाद दूसरी जब मर्चेंट शिप आई तो ये उससे चाइना तक गए। फिर इतना पढ़ा आप लोगों ने? Yes. तो ये तो फाहियान थे। अब दूसरे हैं स्वेन सांग। वो टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना। अब इन्होंने समुद्र वाला रास्ता नहीं पकड़ा था, इन्होंने जमीन वाला रास्ता पकड़ा कि मैं, ये किसी एनिमल पे बैठ के आए होंगे, ये समुद्र के रास्ते से नहीं गए, ये लैंड रूट से गए, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया की तरफ से। अब देखिए ये अपने साथ क्या क्या लेके गए थे। कैरिड बैक विद हिम स्टैचू ऑफ द बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड। भगवान बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा उठा ले गए। अब इसके बाद और क्या लेके गए थे, सिल्वर एंड सैंडलवुड, चांदी और चंदन की लकड़ियां भी लेके गए यहाँ से। एंड 600 मनुस्क्रिप्ट, 600 मनुस्क्रिप्ट जो हाथों से लेके गई थी बौद्ध टाइम पे, 600 ये मनुस्क्रिप्ट लेके गए। इनको इन्होंने 20 हॉर्सेस पे लादा था, मतलब भगवान बुद्ध की सोने की प्रतिमा, चांदी, चंदन की लकड़ी, 600 मनुस्क्रिप्ट, ये सारा ये 20 घोड़े पे लाद के लेके जा रहे थे। अब आगे क्या बताते हैं कि ओवर 50 manuscripts were lost when he boat on which was crossing the Indus capsized। अब आगे क्या बताते हैं कि घोड़े के ऊपर से 600 में से 50 मनुस्क्रिप्ट गिर गई थी जब ये सिंधु नदी पार कर रहे थे। 600 में से 50 मनुस्क्रिप्ट गिर गई वहीं। He spent the rest of his life translating the remaining manuscript from Sanskrit into Chinese। अब जो उनका बाकी का जीवन था वो यहाँ से लेके गए थे भले ही, लेकिन ना तो वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बन पाए, ना बौद्ध धर्म को फैला पाए। उनका जो बाकी का जीवन था वो 600 में से जो 50 तो चली गई थी, लेकिन जो 550 बची हुई मनुस्क्रिप्ट थी उसको संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट करते करते इनके पूरे जीवन का एंड हो गया। चलिए इतना पढ़ा आप लोगों ने? ओके, अब हमें पढ़ना है बाकी का नेक्स्ट क्लास में। अभी आज जितना पढ़ा है आपको इससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन बनाने हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन, और उसका आंसर लिख के सेंड करना है। ओके? Yes, ma'am. चलिए एक चीज और, जो ये भगवान बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा लेके गए थे, क्या वो हमें वापस मिली हमारे इंडिया में? No, ma'am. Ma'am, no. देखिए उन्होंने लिखा तो है कि मैं एक भगवान बुद्ध की सोने की मूर्ति उठा के लेके गया, 600 मनुस्क्रिप्ट लेके जा रहे थे जिसमें से 50 गिर गई थी। Yes, ma'am. चांदी और चंदन की लकड़ी लेके जा रहे थे। चलिए फिलहाल ये 7th क्लास में पढ़ना है कि हमें ये मिला या नहीं। Yes, ma'am. ओके, अभी आज के लिए आपका होमवर्क है, आपको ये दोबारा से रिवाइज करना है और क्वेश्चन बना के आंसर लिख के सेंड करना है। ओके, वर्ड मीनिंग मैं आपको अभी सेंड कर देती हूँ क्योंकि अभी फिलहाल सिस्टम ऑन है, यहीं से मुझे सेव लेके भेज देना है आपको ग्रुप में। किसी को कोई डाउट? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. कर लेंगे सभी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एक बार देख लेते हैं हमें नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है अभी। तो नेक्स्ट क्लास में फिलहाल हम इन दोनों के बारे में तो पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में भक्ति, क्योंकि अभी हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? भक्ति। तो भक्ति में भगवान विष्णु, शिव, इन सब की जो पूजा पाठ है वो कहाँ से शुरू होता है, किसने शुरू किया था, ये हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए तो अभी आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am. Ma'am, goodbye. Goodbye, ma'am. Goodbye.